हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीएस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग स्टेनो के पार्ट वन और पार्ट टू को कंप्लीट कर चुके थे 2025 से क्वेश्चंस के। अब पार्ट थ्री स्टार्ट करेंगे और देखते हैं जीएस में 2025 में स्टेनो में और क्या क्या पूछा गया है नए पैटर्न पे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो डेली वीडियोज़ लाता हूँ उसका आप फ़ायदा उठा पाएँ। और कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि टोटल आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 तक हम लोग कर लिए थे, अब क्वेश्चन 31 यहाँ पे है। विच मराठा रूलर फाउंडेड द मराठा एम्पायर इन 1674 प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ छत्रपति। यानी कौन से मराठा शासक ने अपने आप को छत्रपति घोषित किया था और मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका आंसर तो हम सभी जानते हैं कि शिवाजी होगा। ठीक है, शिवाजी होगा। शिवाजी ने अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज का टाइटल दिया था, यानी छत्रपति का टाइटल अपने आप को दिया था। ठीक है। और एक क्वेश्चन और है कि इसमें आता है, फैक्ट आता है कि जो मराठास थे उनके अंदर अष्ट प्रधान का सिस्टम था, यानी 8 मिनिस्टर्स के सिस्टम थे, जिसमें जो पेशवा थे इनका काम प्राइम मिनिस्टर का हो जाता है। आगे चल के पेशवा का जो पद है वो बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाता है और धीरे धीरे शिवाजी यानी जो मराठा रूलर होते हैं वो सिर्फ नाम के हो रह जाते हैं और जो असली जो बादशाह होता है, असली जो रूलर होता है वो पेशवा बन जाते हैं, जैसे कि आप लोग बाजीराव का नाम सुने होंगे। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है 31, यानी सत्रिया वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच सेंट। अब देखिए टोटल इंडिया में टोटल 8 क्लासिकल डांस है, टोटल 8 क्लासिकल डांस है, जिसमें सत्रिया भी एक है। सत्रिया जो डांस है वो आसाम का फेमस डांस है ये, और इसको इंट्रोड्यूस किया था शंकरदेव ने। शंकरदेव एक भक्ति सेंट थे, ये वैष्णव सेंट थे। वैष्णव वो जो विष्णु जी की पूजा करते हैं, यानी वैष्णवाइट सेंट थे शंकरदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शंकरदेव। ठीक है। आप लोग को आठों क्लासिकल डांस को याद रखना है। आप बताइए कमेंट में कि बाकी 8 क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं। क्वेश्चन 33 है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है। देखिए एनी बेसेंट जो थी वो आयरिश महिला थी, यानी आयरलैंड से आई हुई थी, और 1917 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली विमेन प्रेसिडेंट बनती है। ये क्वेश्चन 50 बार पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये वीवीआई है। अच्छा, पहली इंडियन महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है। तो फर्स्ट हो गया यहाँ पर एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट के साथ एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है होम रूल लीग। होम रूल लीग, होम रूल लीग एनी बेसेंट के अलावा बाल गंगाधर तिलक ने भी लाया था। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट त्रिभुवन दास पटेल। यानी त्रिभुवन दास पटेल के बारे में इनमें से कौन चीज़ गलत है। तो त्रिभुवन दास पटेल जो थे वो अमूल कंपनी के मालिक थे, अमूल कंपनी के संस्थापक थे। अमूल का जो कंपनी है ये कोऑपरेटिव है। ठीक है। जो मिल्क प्रोडक्शन से, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ कायरा मिल्क यूनियन, यानी अमूल, तो करेक्ट है। लोकसभा हैज़ पास्ड अ बिल टू सेट अप त्रिभुवन सरकारी यूनिवर्सिटी इन गुजरात, ये भी बिल्कुल सही है। ही वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण, यानी इनको पद्म भूषण सोशल सर्विस के लिए मिला था, तो नहीं, अभी तक उनको पद्म विभूषण नहीं मिला है। ही वॉज अवॉर्डेड रमन मैग्सेसे अवार्ड, ये सही है, रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी
हमारे एक न्यूज़ एंकर है, तो पहले न्यूज़ एंकर थे, एनडीटीवी में काम करते थे, रवीश कुमार, उनको भी मिला है। अच्छा, पहले सबसे पहले भारतीय कौन थे जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था? तो उनका नाम था फर्स्ट इंडियन, एक सेकंड, फर्स्ट इंडियन टू गेट रमन मैग्सेसे अवार्ड कौन था? ये थे आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डिड द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स ऑफ राजास डिफर फ्रॉम जमींदार्स अंडर द मुगल सिस्टम? कहने का मतलब ये है कि मुगल सल्तनत के अंदर, मुगल सिस्टम के अंदर राजा का रोल और जमींदार का रोल में क्या अंतर था, प्रशासन में क्या अंतर था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। जमींदार वेयर सबऑर्डिनेट टैक्स ऑफिसर्स अंडर द राजास अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द एम्पेरर। देखिए ये क्वेश्चन अपने आप हम कॉमन सेंस से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, इम्पेरर हर जमींदार को डायरेक्टली अपॉइंट करे, संभव था इंडिया जैसे, भारत जैसे बड़े देश में? तो ये गलत हो जाएगा। राजा एंड जमींदार परफॉर्म्ड आइडेंटिकल रोल्स बट डिफर्ड इन द रिलीजियस एफिलिएशंस। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्या राजा और जमींदार दोनों एक रोल कर? जमींदार बहुत छोटे जगह का होता है और राजा एक बड़े प्रांत का होता है। दोनों का रोल कभी सेम हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। राजा गवर्न ब्रॉडर रीजन्स एंड हेल्ड अ हायर स्टेटस, बिल्कुल सही यहाँ तक। वाइल जमींदार प्राइमरीली मैनेज लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, तो यहाँ तक सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। जमींदार एक्सरसाइज कंप्लीट पॉलिटिकल कंट्रोल वेयर एज राजाज हेल्ड ओनली सेरेमोनियल, मतलब जमींदार के पास पूरा का पूरा राजनीतिक शक्ति थी और राजनीतिक पकड़ थी, राजा के पास सिर्फ नाम का टाइटल था। तो ऐसा नहीं था, राजा के पास ज़्यादा पावर था। जिसका आंसर सही हो जाएगा सी, यानी ये तो क्वेश्चन कॉमन सेंस से ही बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंपेयरिंग द साइमन कमीशन 1927 एंड नेहरू रिपोर्ट 1928। साइमन कमीशन जो कि 1927 में आया था, इसके बारे में और नेहरू रिपोर्ट को कंपेयर करते हैं। साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बाय इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज प्राइमरली ड्यू टू ऑल इंडिया कंपोजिशन। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, साइमन कमीशन को प्रोटेस्ट करने के पीछे मेन रीजन था, इसमें 7 मेंबर थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे। और साइमन क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे इस कमीशन के। और इसमें एक भी इंडियन नहीं था। ये आए थे इंडिया के प्रशासन के लिए, कानून बनाने के लिए, और इसमें एक भी इंडियन नहीं था। यही मेन मुद्दा था प्रोटेस्ट का। ठीक है, इसी साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय को चोटिल कर दिया जाता है, जिसके कारण उनका निधन हो जाता है। इसी का बदला लेते हैं भगत सिंह सॉन्डर्स का मर्डर करके। ठीक है, तो यहाँ पर गलत हो गया। ऑल इंडिया कंपोजिशन तो था ही नहीं। नेहरू रिपोर्ट प्रपोज्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। तो कह रहा है 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। नेहरू रिपोर्ट क्या था? वो ये बता रहा था कि भारत में जो भारत की आने वाली आज़ादी के बाद जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, हमारा संविधान का प्रारूप कैसा होगा। एक मोटा मोटी ये लोग बताए थे कि फंडामेंटल राइट्स होगा। ठीक है, तो जो आज़ादी का बात वो करते वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था। ठीक है, जो ये नेहरू रिपोर्ट जो बात करते वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नहीं था, डोमिनियन स्टेटस का था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से स्वराज नहीं चाहिए, पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं, मतलब अंग्रेज जो रहेंगे वो हमारे मालिक बन के रहेंगे और हम उनके अंडर ही काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ था। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो गया। कंप्लीट नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो नीदर वन नॉर टू, ये गलत हो गया। या क्योंकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं किया था, नेहरू रिपोर्ट डोमिनियन स्टेटस की बात किया था। ठीक है, इसको इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है? मिशन शक्ति स्टार्टअप ग्रांट्स फॉर रूरल में नहीं, मिशन शक्ति विमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। प्रधानमंत्री एस्पिरेशन एरियाज प्रोग्राम इसका नाम है। ठीक है, प्रधानमंत्री एस्पिरेशन एरियाज
प्रोग्राम। रेलवे सेफ्टी इन बैकवर्ड एरियाज नहीं, ये है बैकवर्ड एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। स्वदेश दर्शन 2.0 थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट, सही है। स्वदेश दर्शन जो स्कीम था 2.0, ये 2021 में लॉन्च हुआ, ऑप्शन सी के बारे में 2021 में लॉन्च हुआ था, जिसमें कहा गया था कि टूरिस्ट सर्किट बनाएंगे, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, सूफी सर्किट हो गया, है ना। उसी तरह और भी अलग अलग सर्किट्स बनाए गए थे, जैन सर्किट हो गया, ऐसे करके रामायण सर्किट था एक, जिस वक्त तय किया था कि ट्रेन चलेगी और ये इन जगहों पर ट्रेन या बस की सुविधा प्रोवाइड किया जाएगी, जो सारे बुद्धिस्ट के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस होंगे वहाँ पे घूमेगी, या फिर रामायण से जुड़ा हुआ जो जगह होगा वहाँ तक वो ट्रेन या बस जाएगी। और चौथा है प्रधानमंत्री जनधन स्कीम फॉर अर्बन हाउसिंग फॉर ट्राइबल्स, नहीं, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महाअभियान इसका पूरा नाम है। इसके तहत ये था कि जो भी ट्राइबल लोग हैं, जो जनजाति लोग हैं, इनके ओवरऑल वेलफेयर की बात कही गई थी, ठीक है। पुनरुत्थान जो होता है ना, पूरी तरह से उत्थान, उसकी बात कही गई थी, अर्बन हाउसिंग के लिए सिर्फ नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ हुज पार्टिसिपेशन डिड अनुशीलन ग्रुप ज्वाइन फोर्सेस when the Bengal Congress broke up into two factions after the death of CR दास, यानी CR दास के मरने के बाद बंगाल कांग्रेस दो फैक्शन में चल गया था, तो उसमें से कौन सा फैक्शन जो था वह अनुशीलन समिति को ज्वाइन करता है, तो इसका आंसर हो जाएंगे JM सेन गुप्ता, ठीक है। CR दास की जो मृत्यु हुई थी, ये पूछ देता है कभी कभी, 1925 में हुई थी, ठीक है। और इन्होंने ही, इनके मरने के बाद बंगाल को कांग्रेस का दो पार्ट हो जाता है, तो JM सेन गुप्ता वो अनुशीलन ग्रुप को जो, अनुशीलन ग्रुप जो रहता है वो एक्सट्रीमिस्ट होता है। दो तरह के ग्रुप होते हैं, गरम दल और नरम दल, तो ये गरम दल होता है, मतलब ये बहुत रेडिकल रिवॉल्यूशनरी बात करता है, और जो नरम दल होता है वो आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल की बात करता है। ये बात करता है कि नहीं, हम लोग मास मूवमेंट करेंगे, मास मूवमेंट मतलब जनता को लेकर रोड पर जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। वो बोलता है नहीं, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, सरकार से क्या प्रेयर करेंगे। प्रेयर का मतलब है विनती करेंगे, सरकार मान जाए। तो एक था नरम दल और एक था गरम दल, तो ये थे गरम दल वाले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के बाद मैक्सिमम लोग, इंडिया के मैक्सिमम लोग किस ऑक्यूपेशन, किस व्यवसाय को फॉलो करते थे। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, एग्रीकल्चर। हमारा देश उस समय क्या था, कृषि प्रधान देश था। 70% पॉपुलेशन जो हमारे देश का था, आबादी जो था, वो एग्रीकल्चर में था। अच्छा, उस समय हमारी लिटरेसी रेट कितने थे, तो लिटरेसी रेट जो थी आज़ादी के समय हमारी, ये 11% के आसपास थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इस कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू स्टाइल, यानी वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो किन दो स्टाइल यानी का समूह है। वेसरा जो स्टाइल था ये चालुक्य डायनेस्टी द्वारा स्थापित किया गया था। अब ये स्टाइल क्या था, देखिए इंडिया में मेनली दो स्टाइल थे। नॉर्थ इंडिया में नगरा स्टाइल, जो बाद में जाकर पंचायतन बनता है, और साउथ इंडिया में था द्रविडियन। आप लोग द्रविडियन नाम सुने भी होंगे। ये क्या करता है, ये बहुत चालू थे, देखिए इनके वर्ड में, नाम में चालू है, तो ये बहुत चालू थे। बोले कुछ यहाँ से ले लेते, कुछ यहाँ, दोनों को मिक्स करके क्या बनाते, वेसारा। वेसारा में भी सारा है, सारा मतलब ऊपर नॉर्थ का भी मिला दिया तो साउथ का भी मिला दिया, तो ये याद करने का ट्रिक है। इसका आंसर सिंपल है, द्रविडियन नगरा स्टाइल हो जाएगा। चालुक्य जो थे वो कर्नाटका के रीजन में रूल करते थे, ठीक है, कर्नाटका के रीजन में रूल करते थे। हुम ह्यूनसांग कॉल्ड वन ऑफ द फोर लाइट्स ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूनसांग ने किसे धरती का यानी दुनिया का 4 में से एक लाइट यानी प्रकाश बोला था, जिसे इंडियन आइंस्टाइन भी कहा जाता है, यानी जिसे इंडियन आइंस्टाइन भी कहा जाता है। तो इसके आंसर हो गए नागार्जुन। नागार्जुन जो थे वो एक बुद्धिस्ट दर्शन शास्त्र थे,
दर्शन शास्त्र, इंग्लिश में बोले तो फिलोसोफर थे, जो कि इनके बारे में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडर थे मध्यमिका स्कूल के। देखिए बुद्धिज्म बहुत तरह का होता है, एक होता है हीनयान, एक होता है महायान। तो ये महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। महायान का मतलब होता है मूर्ति का पूजा करने वाला, और हीनयान में मूर्ति का पूजा नहीं करते थे। तो मध्यमिका स्कूल के फाउंडर थे। मध्यमिका स्कूल कहने का मतलब मध्य मार्गी ये थे, मध्य मार्ग का विवेचना करते थे, उनको प्रैक्टिस करने के लिए बोलते थे। तो इसके फाउंडर थे। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपके नागार्जुन, ऑप्शन नंबर डी। Question 42. Who was the leader that defeated कृष्णदेवराय of विजयनगरा in the battle of रायचूर? यानी रायचूर की लड़ाई में कृष्णदेवराय को किसने हराया था? ये लड़ाई जो हुई थी, ये युद्ध जो हुआ था वो 1520 में हुई थी, और इनको हराया था आदिल शाह फ्रॉम बीजापुर। टोटल 5 डायनेस्टी थी। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि टोटल 5 डायनेस्टी थी साउथ में। एक विजयनगर इधर हो गया, और उधर 5 थी। विजयनगर थी, सॉरी आदिल से बीजापुर था, गोलकोंडा था, कुतुब शाही था, इमाद शाही था, बेरार था, ऐसे करके था। तो आप प्रीवियस वीडियो से भी सब देख सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया था। तो आदिल शाह ने हराया था बैटल ऑफ रायचूर में 1520 में। देखिए शुरुआत में क्या होता है कि कृष्णदेवराय जीत रहे होते हैं, लेकिन अंत में आदिल शाह बाजी मार लेता है। और इस लड़ाई में कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों का भी साथ लिया था, पोर्टुगीज का भी साथ लिया था। क्वेश्चन 43 है, ब्रिटिश कैपिटल अकोमुलेशन इन द British capital accumulation in the 18th century was reinvested in industrial development. The capital was largely controlled by the merchant and industrialists instead of feudal aristocracy. देखिए ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, मैंने वहां भी बताया था कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसलिए कि री इन्वेस्ट तो किया, कहाँ री इन्वेस्ट किया ना, ये यहाँ क्लियर करते कि इंडिया में किया या यूरोप में। देखिए इंडिया के कंटेक्स्ट में तो इंडिया में तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए अंग्रेजों ने कभी तो खर्चा ही नहीं किया। वो तो यहाँ से कच्चा माल उठाते थे और जाके यूरोप में बेच देते, और वहाँ पर जाकर वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को क्या कर, यहाँ से पैसा लेकर के वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति करवा रहे थे। तो ये कंटेस्टेड हो जाएगा क्वेश्चन। तो और सेकेंड पार्ट इसका सही है। द कैपिटल वाज लार्जली कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इंस्टेड ऑफ फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी। मतलब जो भी कैपिटल था भारत में, जो भी ब्रिटिश कैपिटल, ब्रिटिश जो भी लोग माल वाल बेचने आते थे, ये पैसा किसके हाथ में था? वो था मर्चेंट ट्रेडर्स के हाथ में था, और बड़े बड़े उद्योगकर्ता के हाथ में था। ठीक है, फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी का मतलब हो गया जो बड़े बड़े जमींदार वगैरह, उनका सिस्टम खत्म हो चुका था। ठीक है, उनको तो हालत और खराब कर दिया गया था। क्वेश्चन 44 है, उदयगिरी, गुंटापल्ली और खंडागिरी ये तीनों केव साइट्स हैं, और तीनों के बारे में ऑप्शन दिया है 1 2 3, और इसको मैच द फॉलोइंग करने के लिए बोला गया। तो चलिए शुरू करते हैं। उदयगिरी जो केव है, एक मैंने लास्ट क्लास से बताया था उदयगिरी खंडागिरी केव्स, वो एक अलग केव्स है, वो जैन रिलीजन से रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड। एक है सिर्फ उदयगिरी केव्स, ये एमपी में है, और ये हिंदू टेम्पल है जिसमें एक प्रेयर हॉल है, यानी पूजा करने का जगह है, जिसको चैत्य बोलते हैं, सर्कुलर चैत्य विथ स्तूपा एंड आर्क। तो ये हो जाएगा ए का। अब बी है गुंटापल्ली। गुंटापल्ली जो है वो एक बुद्धिस्ट केव है, जहां बहुत सारे एनिमल्स का वगैरह फोटो है, एक्सकेवेशन है, काट वाट के, मतलब पहाड़ काट के एनिमल की आकृति वगैरह बनाई गई है, और ये बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो गुंटापल्ली का क्या हो जाएगा? बी का 3, सी का डायरेक्टली हो जाता है 2। अब सी में है खंडागिरी केव्स। खंडागिरी के बारे में आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ये जैन धर्म से रिलेटेड है। इसको बनाने वाले कौन थे? इसको स्थापना करने वाले थे जैन किंग खारवेला। इसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो से पढ़े थे, आप लोग जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।
ऐसे वीडियोस मैं फ्यूचर में लाता रहूँगा और सीजीएल तक ये पूरा का पूरा हमारा चलता रहेगा वीडियोस का सिलसिला। और सीजीएल के एग्जाम्स का भी मैं रिव्यू करूँगा, उसमें कैसे जीएस से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं वो भी उसको डील करूँगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट उर्स ऑफ एट अजमेर शरीफ। देखिए उर्स किसको बोला जाता है? उर्स बोला जाता है जो भी डेथ एनिवर्सरी होता है, किसका? सूफी सेंट्स के जो डेथ एनिवर्सरी होता है उसको उर्स बोलते हैं। फिर समझिएगा, जो भी सूफी सेंट्स होते हैं, जैसे कि आप लोग नाम सुनेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, है ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, चिराग देहलवी, ये सब जो सूफी सेंट थे, इनके जो मरने का जो दिन था, तारीख थी, उसको डेथ एनिवर्सरी के सेलिब्रेट किया जाता है। ये माना जाता है कि उस दिन वो धरती छोड़ करके जन्नत में गए, इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अजमेर शरीफ में जिसकी दरगाह है, आप लोग सुने होंगे, अजमेर शरीफ में जो दरगाह है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। मोइनुद्दीन चिश्ती की। अगर आप लोग ने अगर ये जोधा अकबर मूवी देखी होगी तो उसमें गाना गाते हैं, या मोइनुद्दीन करके बोलते हैं ना, या गरीब नवाज। तो मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज भी कहा जाता है, ठीक है। इनका एक और नाम है सुल्तान उल हिंद, मतलब हिंद का राजा, हिंद का शासक भी इनको कहा जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती का जो टाइमलाइन है वो है 1141 से 1236, और ये मोहम्मद घोरी के समय में भारत आए थे और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे। तो उर्स एट अजमेर शरीफ, इसका आंसर हो जाएगा इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मोइनुद्दीन। नहीं, यहाँ डेथ हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। इट फॉलोज द लूनर कैलेंडर एंड मार्क द सेंट्स डेथ, ये सही हो जाएगा। इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली बेस्ड ऑन सोलर, नहीं, जब यहाँ लूनर कैलेंडर दे दिया तो सोलर कैलेंडर कोई बात नहीं, या बर्थ नहीं, यहाँ डेथ एनिवर्सरी होगा। इट इज हेल्ड ओनली वंस, यानी ये हर साल होता है, ठीक है। तो करेक्ट इसका आंसर ए हो जाएगा। सी भी होता अगर यहाँ बर्थ की जगह क्या होता, डेथ एनिवर्सरी होता, तो ठीक है। विच चोला रूलर is credited with extensive overseas expedition to South Asia, particularly against Sri Vijaya Empire। तो चोला एम्पायर में दो सबसे बड़े राजा है, एक है राजा चोल और दूसरा है इनके बेटा राजेंद्र चोल। इनका एक और नाम है, इनका नाम है, इन्होंने एक सिटी बनाई थी, इसका नाम था गंगाई कोंडा चोला पूरम। जो सिटी इन्होंने बनाया था उसका नाम है गंगाई कोंडा चोलापुरम, और इनको गंगाई कोंडा भी बोला जाता है, यानी गंगा का राजा भी बोला जाता है राजेंद्र चोला को। इनके समय में इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया बोले तो इंडोनेशिया वगैरह पर भी अटैक करते रहते थे और वहाँ से जीत कर आते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोला, यानी ऑप्शन ए। पूरा का पूरा इन्होंने श्रीलंका को कब्जा कर लिया था। राजा चोला के समय में सिर्फ इन्होंने नॉर्थ श्रीलंका को कब्जा किया था। राजेंद्र चोला क्या करते हैं, पूरा का पूरा श्रीलंका को कब्जा कर लेते हैं। ये बहुत पावरफुल रूलर रहते हैं राजेंद्र चोला, ठीक है। और गंगाई कोंडा चोलापुरम के बारे में पूछता है, ठीक है। और इनका जो नवल फोर्स रहता है, यानी जो नेवी इनकी आर्मी रहती है इनकी बहुत स्ट्रांग है। चोला की जो नेवी फोर्स रहती है वो बहुत स्ट्रांग रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर चार्ल्स नेपियर जस्टिफाइड द एनेक्सेशन ऑफ सिंध ऑन मोरल एंड लीगल ग्राउंड्स। हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि चार्ल्स नेपियर कहते हैं कि जो भी अंग्रेजों ने सिंध को जो एनेक्स किया है उसको कहते हैं रैस्कैलिटी, या पाप कहते हैं, सिन कहते हैं। तो कैसे इसको जस्टिफाई करते, जस्टिफाई नहीं करते। तो सबसे पहले ए एंड आर ट्रू गलत, ए इज टू ए गलत हो गया, ए इज फॉल्स ए सही हो सकता है, बोथ ए। तो हम लोग पहले ही पॉइंट को पढ़ के आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। इट डिस्क्राइब्ड इट एज ए यूजफुल ह्यूमन पीस ऑफ रेस्कैलिटी, हाँ इसको रेस्कैलिटी ही कहा था। अब ये कहा गया था कि हुआ ये था कि अंग्रेजों ने वादा किया था सिंध के जो आमिर वगैरह थे कि आप हमसे सब्सिडी अलायंस कर लीजिए, हम कभी आपको एनेक्सेशन नहीं करेंगे, और झूठा वादा कर देते, बाद में जाकर उसको अनेक्स कर लेते हैं। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि अंग्रेजों ने क्या किया, वादा खिलाफी की, ठीक है। इसी के अगेंस्ट वो बोलते हैं कि इन्होंने
अंग्रेजों ने क्या किया है, रेस्कैलिटी की है यानी कमीनापन किया है या फिर पाप किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मुगल एम्पेरर नोन फॉर प्रमोटिंग पर्सियन आर्ट एंड लिटरेचर। देखिए इसका आंसर सिंपल है, इसका आंसर होगा हुमायूं। जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हार जाते, सॉरी इससे हार जाते हैं, हाँ शेरशाह सूरी से हार जाते हैं, तो पर्सियन किंग के यहाँ जाकर के असाइलम मांगते हैं कि हमको यहाँ रहने दो, और वहीं जाकर रहते हैं, और वो जीवन के अच्छे खासे साल वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ पर वो पर्सियन आर्ट के बहुत नज़दीक चले जाते हैं। तो बाद में जब वो दोबारा बनते हैं किंग, उसके बाद उन्होंने पर्सियन आर्ट को क्या करता है, वो बहुत फैलाते हैं उसको। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जहांगीर नहीं, अकबर नहीं, शाहजहां नहीं। 49th नंबर क्वेश्चन है, द संथाल फेस्टिवल ऑफ इरोक्सिम मार्क्स द एंड ऑफ एग्रीकल्चरल सीजन। ये वाला क्वेश्चन भी हमने लास्ट वीडियो में किया है, यानी से ये पता चलता है कि एक शिफ्ट के क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट में क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि इरोक्सिम जो है वो न्यू एग्रीकल्चरल साइकिल को सेलिब्रेट करता है। यहाँ पर बोल रहा है एंड ऑफ एग्रीकल्चरल सीजन, नहीं एंड नहीं होता है, क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, सही है। ए एंड आर आर करेक्ट, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। इसका ऑप्शन तो डायरेक्ट ए ही सही हो गया। अब सेकंड को पढ़ लेते, रीजन क्या दिया है, द मार्गशिम फेस्टिवल एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड फॉर द हार्वेस्ट एंड प्रिपेयर्स फॉर अ न्यू साइकिल, ये सही है। ये हार्वेस्ट यानी जो फसल से उपज होने वाली उसको सेलिब्रेट करता है, और ये नए सीजन को सेलिब्रेट करता है। माघ सिम जो है वो हार्वेस्ट यानी जो भी फसल को उपज हो रहा है उसको सेलिब्रेट करता है, और इरोक सिम जो है वो न्यू एग्रीकल्चर यानी नया जो खेती का साइकिल शुरू होने वाला है उसको सेलिब्रेट करता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी इसको डील किया है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच मुगल एम्पेरर इज नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव ऑटोग्राफी तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी जहांगीर ने ही लिखा था। किस भाषा में लिखा था, टर्किश भाषा में लिखा था। ठीक है, यानी तुजुके जहांगीरी क्या है, जहांगीर की ऑटो बायोग्राफी। ठीक है, और जहांगीर के बारे में एक क्वेश्चन और पूछता है, जहांगीर किसके बेटे थे, जहांगीर बेटे थे अकबर के। इनके बारे में कि चेन ऑफ जस्टिस लाए थे। इसका मतलब ये होता था कि जब ये अपने फोर्ट में रहते थे तो एक चेन होता था जो घंटी टाइप का, उसको अगर जोर से बजाया जाए तो घंटी बजती थी, और वो तब बजती थी जब किसी को न्याय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तो जाकर कोई भी कॉमन आदमी उस घंटी को बचा सकता था। उसी को चेन ऑफ जस्टिस कहा गया है। ठीक है, तो किसके समय था, जहांगीर के समय। तो आज का सेशन यही कंप्लीट होता है, हमने पूरे वीडियोस कर दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन सही लगा होगा, क्वेश्चन आपसे बने होंगे, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग और वीडियोस ऐसे ला सकें। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए, और जो मैंने पहले पूछा था आंसर देने के लिए, वो आप आंसर कमेंट में ज़रूर से ज़रूर दें। ठीक है, थैंक यू।